हेलो बच्चों आज हम करेंगे आपके साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर के सारे एडजस्टमेंट्स का एक पूरा ग्लैंस बहुत ही रिविजनरी मैनर में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे एडजस्टमेंट्स के डुअल ट्रीटमेंट्स। तो फटाफट से अपना रजिस्टर निकाल लेना और जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। तो ये चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है हम स्टार्टिंग से समझते हैं। बिल्कुल सबसे पहले हमने ये सीखा था कि किसी भी बिजनेस के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया कि आप जर्नल करते हो जिसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई और आपने रिकॉर्ड कर ली। फिर उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के बाद हम वहां से करते हैं उसकी पोस्टिंग, और पोस्टिंग करते हैं हम अलग अलग टी शेप अकाउंट्स के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं लेजर। ये भी आपने एक चैप्टर पढ़ लिया। फिर लेजर के अलग अलग बैलेंसेस जो होते हैं उन हम बैलेंसेस को निकाल कर एक समरी स्टेटमेंट बना देते हैं, जिसको बोल देते हैं ट्रायल बैलेंस। वो भी आपने एक चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है ना। अब ट्रायल बैलेंस एक बार याद करते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसा होता था। ट्रायल बैलेंस ऐसा होता था जिसके अंदर कुछ चीजें आप डेबिट बैलेंसेस में शो करते थे, कुछ चीजें क्रेडिट बैलेंसेस में शो करते थे। ठीक है जी, ये और फिर ट्रायल बैलेंस को देखकर हम बनाते थे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने ये तो पढ़ ही लिया कि हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है ना, यहां तक भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। तो ये चैप्टर क्या अलग है, इस चैप्टर में ये अलग बात क्यों है, ये चैप्टर अलग क्यों बनाया, ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये देखते हैं। तो होता ये है बच्चों कि जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो कई बार हमें पता चलता है जब ईयर का एंड होता है कि अरे कुछ बातें तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी, कुछ बातें तो हम भूल ही चुके। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी होती, हमें बाद में पता चलता है। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी होंगी तो जाहिर सी बात है वो पोस्ट भी नहीं हुई होंगी। जब वो पोस्ट भी नहीं हुई होंगी तो जाहिर सी बात है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं आई होंगी। तो एडजस्टमेंट्स किसे बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स बोलते हैं ऐसी चीजों को जो हमें बाद में पता चलता है और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होती, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर अलग से दे रखी होती हैं। उन बाहर से दी हुई अलग वाली चीजों को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो सर इन एडजस्टमेंट्स का क्या काम? तो इन एडजस्टमेंट्स का ये काम होता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है बात कि ये हमेशा दो जगह पोस्ट की जाती हैं। इनका प्रभाव डुअल होता है, यानी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल चल रहा होता है। एक अफेक्ट डेबिट साइड पर और एक अफेक्ट क्रेडिट साइड पर। तो हमें हर एडजस्टमेंट को दो दो साइड पर पोस्ट करना पड़ता है या उसके डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट हम कहते किसे हैं? एडजस्टमेंट हम उन चीजों को कहते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें गिवन होती हैं। दोज आर नोन एज एडजस्टमेंट्स। ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका ये है। तो इस चैप्टर में हमें ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने ही करने, ये तो करना ही करना है, और साथ ही साथ इस चैप्टर में हमें एडजस्टमेंट्स भी दे रखे होते हैं, यानी कुछ बातें अलग से दे रखी होती हैं। तो मैं अब आपके साथ जो चर्चा करूंगा आज इस रिविजनरी लेक्चर में, वो करूंगा कि इन एडजस्टमेंट्स का हमको ट्रीटमेंट क्या करना है, जो सब बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर है क्या और हम चैप्टर में क्या कर रहे हैं। तो अब भेजो आज का पहला थम्स अप कि इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया
कि बेसिकली ये चैप्टर है क्या और अब चैप्टर में हम क्या करेंगे। ओके, यस सर, ठीक है, यस सर, यस सर, ओके, ठीक है जी। तो समझ गए ना सब बच्चे। तो ये है चैप्टर बेसिकली। तो जितना जल्दी आप इन चीजों को याद कर लोगे, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा थोड़ा सा और रिवाइज भी करवाऊंगा, तो जितना जल्दी आप इन चीजों को याद कर लोगे उतना जल्दी आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। चलो, तो एक एक करके सारी एडजस्टमेंट रिवाइज कर लेते हैं। आप लिखते रहना साथ साथ, बड़ा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ऐसा रिवीजन आपका कभी भी नॉर्मल पढ़ाई के टाइम पर नहीं होता, क्योंकि उसमें हम अलग अलग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, लेकिन आज हम सारी एडजस्टमेंट एक साथ लिख लेंगे, तो ये समरी आपको काफी मदद करेगी। चलो, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखते हैं पहले। सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमको 2 जगह रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहीं ना कहीं 2 पड़ते हैं, ये मेन बात है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां पर 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं? इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा इसे हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपने पुराने चैप्टर में भी ऑलरेडी सीख रखा है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये हम क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कोई एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं करा अभी तक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम 2 जगह कैसे डील करते हैं? इसको हम ऐड करते हैं रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर। जैसे मान लेते हैं हमको सैलरी दे रखी है, तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी उसमें ऐड कर लेंगे, या हमें रेंट दे रखा है तो हम आउटस्टैंडिंग रेंट उसमें ऐड कर लेंगे, या हमें वेजेस दे रखी है तो हम आउटस्टैंडिंग वेजेस उसमें ऐड कर लेंगे। तो एक तो हम यहां पर लिख लेते हैं, और दूसरा हम इसको लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस एडजस्टमेंट को 2 जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि आपने कोई एक्सपेंस पहले पे कर दिया, आपने कोई पैसे एडवांस में पे कर दिए, जिसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस को कहां पर 2 जगह डील करते हैं? पहला, इसको हम डिडक्ट करते हैं रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से। तो जैसे हमें सैलरी दे रखी है तो हम प्रीपेड सैलरी उसमें से माइनस कर देंगे, या हमें रेंट दे रखा है तो हम प्रीपेड रेंट उसमें से माइनस कर देंगे, या हमें इंश्योरेंस दे रखा है तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस उसमें से माइनस कर देंगे। और दूसरा, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बस, तो इस तरह से देख रहे हो बच्चों, हर एडजस्टमेंट को हम डील करना अगर सीख गए, हर एडजस्टमेंट का आपको ट्रीटमेंट याद हो गया, तो दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। 15 नंबर फ्री के एग्जाम में इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट्स को याद रखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट है और उसके क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अब बताओ, पहले तीनों आपने लिख लिए, फर्स्ट 3 लिख लिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ये डन तीनों। ओके, डन, ठीक है। मेरे साथ साथ ही लिखते रहना तो और आपको जल्दी टाइम से लिखा भी जाएगा, ठीक है, डन, ओके, डन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम, यानी हमें इनकम मिलनी चाहिए पर मिली नहीं, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम को हम क्या करते हैं?
इसको हम ऐड कर देते हैं रेस्पेक्टिव इनकम के अंदर। तो मान लेते हैं हमें कमीशन रिसीव्ड दे रखा है, तो हम एक्रूड कमीशन उसमें ऐड कर देंगे, या हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है तो हम एक्रूड इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे, या हमें रेंट रिसीव्ड दे रखा है तो हम एक्रूड रेंट उसमें ऐड कर देंगे। तो रेस्पेक्टिव इनकम उसके अंदर ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम को। और दूसरा, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो कर देंगे। तो बस ये भी दो जगह हो गया। पांचवी एडजस्टमेंट होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी हमें पैसे जल्दी मिल गए, इसे अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। तो जैसे मान लो आप 11th के बच्चों ने मुझे 12th की फीस अभी से दे दी, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, मुझे पैसे जल्दी मिल गए। तो इसको क्या करते हैं हम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को, इसको हम लेस कर देते हैं रेस्पेक्टिव इनकम में से। तो मान लो कमीशन रिसीव्ड दे रखा है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हम माइनस कर देंगे। या मान लो रेंट रिसीव्ड दे रखा है, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हम माइनस कर देंगे। या मान लो कुछ भी दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम दे रखी है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम रेस्पेक्टिव इनकम में से माइनस कर देंगे। और दूसरा, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो गया दो जगह। ठीक है ना, तो बस ये भी सिंपल। उसके बाद नंबर 6, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपको पता ही है क्या होता है। डेप्रीसिएशन तो चैप्टर पूरा पढ़ भी चुके, कि किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाती है। किसी एसेट की वैल्यू में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। तो जब किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट हुई, तो इसको हम दो जगह कहां रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और इसे हम माइनस कर देते हैं एसेट की वैल्यू में से। तो मान लेते हैं हमें मशीन दे रखी है, तो मशीन का डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे। या हमें फर्नीचर दे रखा है, तो फर्नीचर का डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। या हमें बिल्डिंग दे रखी है, तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब देख लो 4, 5, 6। ठीक है, ये तीनों भी नोट हो गए, तो फिर भेजो थम्स अप। ओके ओके, नोटेड, डन डन, ओके, ठीक है, डन, ओके ओके, गुड इवनिंग, ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये हो गए, ये तो हो गए सबसे सिंपल। ये तो सबसे सिंपल, ये मेरी सोसाइटी में जो नर्सरी के बच्चे रहते हैं वो भी ये सब खेलते रहते हैं। अब उसके बाद 7 और 8 को मैं इकट्ठे ही कर देता हूं, ये एक जैसे हैं क्योंकि, या मतलब इनका एक दूसरे से नाता भी है थोड़ा थोड़ा। इस हेडिंग का नाम है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब आज के बाद इसे हम पीडीडी बोलेंगे शॉर्ट में। अब इतना बड़ा कौन बोलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बोलने में डर, सुनने में डर, तो शॉर्ट में बोलेंगे पीडीडी। अब इसका क्या चक्कर है, ये सब क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ बनाना पड़ेगा, समझाने के लिए अपना कॉन्सेप्ट। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें कुछ डेटर्स दे रखे होते हैं, मान लेते हैं 20,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें बैड डेट्स दे रखे होते हैं, मान लेते हैं 2,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें पीडीडी दे रखा होता है, मान लेते हैं 3,000। ठीक है,
तो अब आज आपको क्या कसम खानी है, पहले बच्चों से ही पूछता हूं ताकि पता चले बच्चों ने क्या सुना है लेक्चर्स में और क्या सीखा है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स होते हैं उन्हें आप क्या बुलाते हो, बताओ। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स होते हैं उन्हें आप क्या बुलाते हो। तो सर ये क्या पूछ लिया आपने। ओके, वेरी गुड, बच्चों ने इसका मतलब पढ़ लिया। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों ने चलो पढ़ लिया। उन्हें अब सब बच्चों को याद रखना है, ठीक है। अब आज के बाद फिर अब इस बात पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। उन्हें हम बुलाते हैं ओल्ड बैड डेट, ठीक है। अब ये याद रखना है, उन्हें आप क्या बुलाओगे हमेशा, ओल्ड बैड डेट, पुराने बैड डेट, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट में दे रखा हो सकता है, तो एडजस्टमेंट के अंदर भी कई बार हमें बैड डेट्स दे रखे होते हैं। मान लेते हैं, ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूं, कितना लिखूं जी, सर आप लिख दो, ये आप 5000 लिख लो, चलो। तो मान लेते हैं हमें एडजस्टमेंट के अंदर भी दे रखे हैं बैड डेट्स 5000, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इन बैड डेट्स को क्या बुलाते हैं, ये बैड डेट्स को हम क्या बुलाते हैं। तो वैसे तो बड़ा सिंपल हो गया अब तो सवाल, जब उन्हें ओल्ड बुलाते हैं तो इन्हें क्या बुलाएंगे, इन्हें न्यू बुलाएंगे, है ना। चलो, तो ये तो कॉमन सेंस हो गई, तो इन्हें बुलाएंगे हम न्यू बैड डेट, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, जब मैं बोलूंगा ओल्ड बैड डेट तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी 2000। जब मैं बोलूंगा न्यू बैड डेट तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी 5000, ठीक है। ओल्ड बैड डेट 2000, न्यू बैड डेट 5000। तो याद रखना है ऐसे, ठीक है, कि ओल्ड मतलब क्या कह रहे हैं सर और न्यू मतलब क्या कह रहे हैं। तो ये इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसी तरह पीडीडी, पीडीडी जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, पीडीडी आपको ट्रायल बैलेंस के जो अंदर दे रखा है उसे क्या बुलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, तो इसका मतलब बच्चों ने पढ़ा है। उसे बुलाते हैं ओपनिंग पीडीडी, ठीक है। तो उसे क्या बुलाओगे आप, उसे क्या पुकारेंगे, ओपनिंग पीडीडी हमेशा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ओपनिंग पीडीडी तो आप देखोगे 3000, ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट दी होती है कि पीडीडी इज टू बी मेंटेन्ड at the rate, PDD is to be maintained at the rate, ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूं, 30% ऑफ डेटर्स, ठीक है। ये एडजस्टमेंट ऐसे दे रखी होती है आमतौर पे कि पीडीडी बना दो 30% ऑफ डेटर, ठीक है। तो मतलब इसका हिंदी में अर्थ क्या है, हिंदी में मीनिंग क्या है, बड़ा सिंपल है कि 30% निकालना है, 30% ऑफ किसका निकालना है, ऑफ डेटर। तो अब बच्चे भोले मासूम आपकी तरह डेटर्स का 30% निकालते हैं। अब डेटर्स कहां दे रखे हैं, डेटर्स ये दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं 20,000, तो 20,000 का 30% निकालते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30,000 का 20,000 का 30%, तो आंसर आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो बच्चे 30% निकालते हैं डेटर्स का, यानी कि 30/100 इंटू 20,000, तो आंसर आ जाएगा 6,000। तो अब आप बताओगे कि क्या ये सही है या इसमें कुछ गलती है। अच्छा, वेरी गुड, तो ये याद रखना है आप सबको, वेरी गुड, ठीक है। तो बताया बच्चे ने, वेरी गुड। तो कहां लिखूं जो याद रहे, कहां बनाऊं बक्सा, यहां बना देता हूं क्योंकि इस एडजस्टमेंट की बात है ना। तो जब हम 30% निकालते हैं
तो हमेशा ध्यान रखना है आपको 30% जब हम निकालते हैं तो आपको हमेशा 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 मतलब हमेशा, अब इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, ऑलवेज हमेशा डेटर्स में से न्यू बैड डेट पहले माइनस करने पड़ते हैं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? डेटर्स में से आपको न्यू बैड डेट पहले माइनस करने पड़ते हैं। तो न्यू बैड डेट हमने किसको बोल रखा है? इसको बोल रखा है 5000 को। तो पहले आपको डेटर्स में से न्यू बैड डेट माइनस करने पड़ेंगे। डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस करोगे, 20,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 15,000, 15,000। अब 15,000 का आप 30% निकालोगे तो वो सही आएगा 4,500। तो इसकी कैलकुलेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ये डब्बा बनाओ, सितारा लगाओ और ऑलवेज करके लिखो कि ये गलती आप ना करो। ताकि तो डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स को माइनस करना पड़ता है और फिर आप 30% निकालते हो। वेरी गुड, बच्चों ने भी भेजा तो यही है। तो फिर आपका सही आएगा 4,500। अब ये बताओ इस 4,500 को क्या कहते हैं? इस 4,500 को क्या कहते हैं? इसको भी तो कुछ कहते हैं। इस 4,500 को क्या कहते हैं? हाँ, क्लोजिंग पीडीडी। इस 4,500 को कहते हैं क्लोजिंग पीडीडी। तो आपको 4 बादल याद रखने हैं, ठीक है? ये एडजस्टमेंट है 4 बादलों की। अगर चारों बादल याद नहीं है आपको तो फिर गड़बड़ है। सर क्या है चारों बादल? ओल्ड बैड डेट क्या? वो। न्यू बैड डेट क्या? वो। ओपनिंग पीडीडी क्या? वो। और क्लोजिंग पीडीडी क्या? वो। 4 बादल आपको पहले चाहिए, तब बात बनेगी, ठीक है? तो अब पहले भेजो थम्स अप कि इतना तो क्लियर हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो चारों बादल क्लियर हो गए। ओके, क्लियर, ठीक है। तो चारों बादल क्लियर हो गए, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं करना क्या है। बादल का तो हो गया, अब इन बादलों का होगा क्या? इन बादलों से करेंगे क्या हम? तो इन बादलों से अब आपको करना है ट्रीटमेंट, यानी इनसे अब आपको जो प्रेजेंट करना है वो सीखना है कि इनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, कहां होती है। तो सबसे पहले आप लिखते हो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डेटर्स, सबसे पहले ये लिखते हो। और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो टू बैड डेट्स, ओल्ड वाले। अब ओल्ड वाले कितने थे? 3,000, ठीक है। फिर आप इस ओल्ड बैड डेट्स के अंदर प्लस करते हो न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट कितने थे एक बार देख लूं। ओल्ड बैड डेट थे, अरे ओल्ड तो 2 थे और न्यू बैड डेट थे 5। तो ओल्ड बैड डेट थे 2,000, न्यू बैड डेट थे 5,000, वो ऐड कर दिया। प्लस करते हैं क्लोजिंग पीडीडी। क्लोजिंग पीडीडी कितना था? 4,500। और माइनस करते हैं ओपनिंग पीडीडी। ये याद रखना है, तभी तो चारों बादलों का फायदा है। वो चारों बादल यहां फॉर्मूले में आएंगे। तो 2,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500 माइनस 3,000, तो ये आपका आंसर फाइनली बाहर आ जाएगा 8,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। मन में रिवाइज करो,
क्या था, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। ठीक है, फिर आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से दो चीजें माइनस करते हैं, एक तो न्यू बैड डेट माइनस करते हैं, न्यू बैड डेट कितने थे 5000, और एक आप क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हो, वो कितना था 4500, और फिर जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल बाहर आंसर आ जाएगा 10,500। तो दिस इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट 7 and 8। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, डेटर्स में से दो चीजें यहां माइनस करके प्रेजेंट करना है, ये भी याद रखना है। इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा है, देख रहे हो कितना बड़ा है ये। पहले तो बादल निकालो, 4-4 बादल निकालो, उसके बाद फिर फॉर्मूले याद रखो, उसके बाद डेटर में से दो चीजें माइनस करनी है वो भी याद रखो। तो मतलब इसमें काम ज्यादा है, तो इसीलिए ये एडजस्टमेंट 100% एग्जाम में आती है, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चा ये भूल जाएगा। तो स्कूल वाले भी चालाक हैं, आपको पता ही है, तो वो सबसे पहले यही एडजस्टमेंट देंगे। चलो, तो अब आप भेजो थम्स अप कि कोई बात नहीं, स्कूल वाले जो मर्जी दें, अब हम तो सीख चुके, हम ये कर लेंगे और बस अपना तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया, आपको तो कोई टेंशन नहीं है अब। ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर, ओके क्लियर, ठीक है, चलो ठीक है, ओके क्लियर, तो नोट भी हो गया। ठीक है, चलो, तो मजा आया होगा मुझे लग रहा है, अगर आपको याद आया होगा तो मजा आया होगा, याद नहीं आया होगा तो थोड़ा सा अभी आपको लग रहा होगा कि हे भगवान ये कौन करेगा। तो खैर कोई बात नहीं, बस याद कर लेना, बाकी क्वेश्चंस जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ये चीजें दिमाग में फिट होती रहेंगी। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 9 पे। इसका नाम है प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसकी एडजस्टमेंट भी कुछ कुछ ऐसे दे रखी होती है कि मान लेते हैं 5% ऑफ डेटर्स, ऐसे लिखा होता है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 5% ऑफ डेटर, मान लो ऐसा लिखा होता है। तो चलो एक काम करते हैं, अपना पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसी में लिखा होता, इसी में एक पॉइंट और ऐड होता कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज 5% ऑफ डेटर, एक और पॉइंट होता, ठीक है ना। तो अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं 5%, तो बताओ बच्चों क्या ध्यान रखना है ऑलवेज, बताओ, क्या मैं डेटर्स का 5% कैलकुलेट कर दूं, क्या वो सही हो जाएगा? क्या मैं डेटर्स का 5% कैलकुलेट कर दूं तो वो सही हो जाएगा क्या, या कुछ और करना पड़ता है? नो, हर्ष कह रहा है नहीं, खाली डेटर्स का 5% तो गलत हो जाएगा। तो क्या माइनस करना पड़ता है डेटर्स में से आपको पहले? डेटर्स में से आपको पहले न्यू बैड डेट माइनस करने पड़ते हैं, जैसे वहां करा था। डेटर में से न्यू बैड डेट माइनस करने पड़ते हैं, वेरी गुड। और अभी भी सही नहीं आएगा, और क्लोजिंग पीडीडी भी माइनस करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो यानी इस बार तो आपको डेटर्स में से न्यू बैड डेट भी माइनस करने हैं, अच्छा, और क्लोजिंग पीडीडी भी माइनस करना है, अच्छा, तब आपका सही प्रोविजन ऑन डिस्काउंट आएगा। नहीं तो एग्जाम में पक्का गलती करके आओगे, जो 10 में से 8 बच्चे करके आते भी हैं।
तो डेटर्स में से आपको हमेशा हमेशा हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, अब इसमें कोई इफ बट नहीं है, हमेशा न्यू बैड डेट भी माइनस करने हैं और क्लोजिंग पीडीडी भी माइनस करना है, और तब आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालोगे, वो सही आएगा। तो समझ रहे हो बात? तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को पहले निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो कर देंगे। अब इसको दो जगह कहां लिखते हैं? वेरी वेरी सिंपल, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और दूसरा इसे हम डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। ठीक है सर, बस खत्म हो गई बात। तो इस 525 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं और डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट वाली एडजस्टमेंट एक खत्म, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो इसमें बस क्या ध्यान रखना है, इसको निकालने का तरीका जो ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, चलो तो इसको भी नोट कर लो, फिर मुझे भेजो थम्स अप कि ठीक है, मतलब बात क्लियर हो गई, नोट कर लिया। अब ये बातों का आप ध्यान रखोगे। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। नोट करते रहना बच्चों, क्योंकि नोट कर लोगे तो आपको बाद में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा एज रिवीजन। ठीक है, यस सर, ओके। चलो ठीक है, तो ये दो हो गई। इसके बाद 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, नंबर 10। अब कुछ छोटी मोटी सी है। नंबर 10 का नाम है, कभी कभी एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो बड़ी सिंपल और साधारण सी है। इसको दो जगह कहां कहां लिखते हैं? एक तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं, और दूसरा इसे हम कैपिटल के अंदर जोड़ देते हैं। बस सिंपल। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है एडजस्टमेंट के अंदर, तो ये भी बड़ा सिंपल है। इसको पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं, और इसे हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो बस ये भी दो जगह ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल डायरेक्ट। इसके बाद एक एडजस्टमेंट कभी कभी आ जाती है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, है ना, ये आपने सुना भी होगा, पहले जर्नल एंट्री चैप्टर में भी होता है इस तरह की बातें, गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। तो इसको क्या करना है? वेरी सिंपल, इसको परचेज में से माइनस कर देना है, ठीक है सर, और इसको कैपिटल में से माइनस कर देना है, ठीक है सर। तो वेरी वेरी सिंपल। तो ये बड़े सिंपल हैं, कैपिटल में से माइनस और परचेज में से माइनस। ठीक है, तो ये देखो, ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, 10, 11, 12, तो इन्हें भी आप नोट कर लो। तो हर एडजस्टमेंट का दो दो जगह का प्रभाव आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नोट करके फिर मुझे भेजो थम्स अप कि ये वाला हो गया नोट। ओके, डन, ओके, ठीक है, ओके, डन। ठीक है, तो आप नोट कर लोगे तो फिर आपको भी याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 13, कभी कभी ऐसे भी दिया होता है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड
टू स्टाफ एज वेलफेयर एक्सपेंस। हमने अपने गुड्स अपने स्टाफ को दे दिए, स्टाफ मतलब अपने एम्प्लॉयज को दे दिए। हमने कहा कि भाई कुछ गुड्स आप ले लो, वेलफेयर के तौर पर उनको दे दिए। तो आप क्या करोगे, इसमें भी दो ट्रीटमेंट याद रखने, वेरी सिंपल। पहले तो इसे परचेज में से आप माइनस कर दोगे, और दूसरा P&L अकाउंट के अंदर इसे डेबिट साइड पे लिख दोगे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। तो परचेज में से माइनस कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दोगे। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 14, कई बार आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, 1000 रुपए के गुड्स आपके चोरी हो गए या आग लग गई, तो फिर आप जाओगे इंश्योरेंस कंपनी के पास कि साहब आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, हमें हमारा क्लेम दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालाक होती है बच्चों, वो कभी भी आपका पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका 60% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, कह रहे बस 60% ही देंगे आपको पैसे। तो आप कहते हो चलो ठीक है। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट 1000 रुपए मान लेते हैं एग्जाम्पल, और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 60% क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम तो खाली 60% ही देंगे। तो आप कहते हो चलो ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसको हम कैसे डील करते हैं? तो इसको तो डील करने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ आना पड़ता है। ठीक है सर, तो सर कैसे डील करते हैं इसको? तो सबसे पहले तो जितने रुपए के आपके गुड्स चोरी हो गए, तो आप लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1000 रुपए। तो जितने रुपए के गुड्स आपके चोरी हो गए, आप उतने रुपए के गुड्स आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख देते हो कि साहब गुड्स चोरी हो गए 1000 रुपए के। ठीक है, ये तो आ गया यहां। फिर आप इसी गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1000 रुपए को P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हो, गुड्स लॉस्ट 1000 रुपए। लेकिन इसमें से आप माइनस करते हो जितना इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब ये बताओ कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट करा है, तो कितने रुपए आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम में? अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट करा है, तो कितने रुपए लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम में? 60% का क्या मतलब हुआ? सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। 60%, 60%, तो 60% इंश्योरेंस क्लेम का मतलब कितने रुपए लिखोगे आप, बताइए जी। ओके, यस, वेरी गुड। तो इसमें आपको बड़ा सिंपल सी मैथ्स करनी है। 60% किसका कैलकुलेट करते हैं? इसका कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो गुड्स आपके चोरी हो गए या जल गए 1000 रुपए का, तो आप 1000 रुपए का अगर 60% निकाल लोगे तो वो आएगा 600 रुपी। तो आप इंश्योरेंस क्लेम 600 रुपी माइनस कर दोगे, राइट। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा बाहर 400 रुपए। तो इंश्योरेंस क्लेम 600 को आप गुड्स लॉस्ट में से ऐसा माइनस करके शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर, और बाहर आंसर आ जाएगा 400 रुपए। और इस इंश्योरेंस क्लेम 600 रुपए को
बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट साइड पर शो करते हैं। इसको आप इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का नाम दे सकते हो। 600 रुपए बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर। तो दिस इज द कंप्लीट प्रेजेंटेशन। इस तरह से गुड्स के चोरी होने पर आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है गुड्स चोरी हो गए 1000 रुपए के, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है जिसमें से माइनस करना है इंश्योरेंस क्लेम। तो आंसर आएगा 400 बाहर। और ये इंश्योरेंस क्लेम कहां लिखना है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखना है। तो इस तरह से गुड्स लॉस्ट बाय फायर का फिर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लोगे। चलो तो अब इसको नोट करके फिर भेजो थम्स अप कि नोट कर लिया और दिमाग में कुछ घुस गया। मेन चीज नोट हो गया और दिमाग में घुस गया। तो तीनों चीजें बनाकर नोट कर कर फिर भेजो थम्स अप कि डन, ओके, ठीक है, डन डन डन, क्लियर, ठीक है, डन। चलो ठीक है, डन, ठीक है, नोट भी कर लिया और दिमाग में भी घुस गया। ओके, ठीक है, याद रखना, इस पे स्टार लगा लो। चलो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी तो बताता रहो ना साथ साथ, ताकि एग्जाम में छोड़ो ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो गए? 14 हो गए। बस उसके बाद लास्ट, फिर खत्म। अरे वाह सर, लास्ट एडजस्टमेंट रिवाइज करनी है हमें, मैनेजर कमीशन। हमारे मैनेजर को कमीशन भी देना पड़ता है हमें। तो मैनेजर कमीशन को निकालने के दो केसेस हो सकते हैं। कभी कभी लिखा होता है मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसा लिखा होएगा, मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और कभी कभी लिखा होगा कि मैनेजर कमीशन इज, कुछ भी जरूरी नहीं है 5%। कहीं बच्चा रट ले, अरे 5% ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 15% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 21% भी हो सकता है, 29% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैनेजर कमीशन इज 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसा भी लिखा हो सकता है, यानी कि बिफोर की बजाय आफ्टर वर्ड का प्रयोग कर देगा। तो दोनों केसेस में आपको अलग प्रकार से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो जब आप पहले केस में मैनेजर कमीशन निकालते हो तो सीधा सीधा 5% निकाल दोगे नेट प्रॉफिट का और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या कोई बच्चा भेज सकता है या बता सकता है कि दूसरे केस में हम 15% अगर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे कि सही आंसर आए? क्या करते हैं? अगर मैनेजर कमीशन कह रहा है 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द कमीशन? कैसे करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, सही। चलो गुड। तो आपको जो भी रेट दे रखा है, मान लो 15 दे रखा है तो 15, 10 दे रखा है तो 10, 7 दे रखा है तो 7, 21 दे रखा है तो 21, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 15, ऐसे लिखना पड़ता है। तो अगर ये 10% दिया होता तो आप करते 10 अपॉन 100 प्लस 10। अगर ये 20% दिया होता तो आप करते 20 अपॉन 100 प्लस 20। तो फिर आपको इस तरह से सॉल्व करके अपना आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी
आंसर जो भी आएगा उसे दो जगह कहां लिखते हैं, ये भी तो बताओ। ये कौन बच्चा बताएगा? आंसर जो भी आएगा उसको दो जगह हम कहां लिखते हैं? तो सर मैं बता देता हूं, चलो। एक तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं, और दूसरा जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, ये लिख देता हूं मैं, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं ये वाला, दूसरा इसको लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर। तो एडजस्टमेंट है तो दो जगह तो लिखना ही पड़ेगा। तो इस मैनेजर कमीशन को हम डेबिट साइड पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड पर। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा इस एडजस्टमेंट को सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से कोई भी केस आए, ट्रीटमेंट सेम है, बस आंसर निकालने का तरीका बदल जाएगा, बट ट्रीटमेंट इज सेम। तो अब देख लो, अच्छे से अपने मन की संतुष्टि कर लो। मैंने पूरा चैप्टर आपको क्रिस्प फॉर्म में रिवाइज करवा दिया विद एवरी एडजस्टमेंट 15 की 15। तो अच्छे से नोट कर लेना सारी एडजस्टमेंट, और फिर मुझे भेजना थम्स अप कि सर 15 की 15 नोट कर ली और रिवीजन कंप्लीट हो गया।